न्यूज ऑन इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रदेश की सारी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त मैदान में उतर चुकी हैं। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में काफ़ी रोचक मुकाबला है। महायुति में जहां पे भाजपा है, एनसीपी है और शिवसेना है, वहीं महाविकास आघाड़ी में एनसीपी शरद चंद्र पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन और कांग्रेस है। ऐसे में महायुति अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, उसकी प्रदेश में क्या पोजीशन है, उनके क्या चैलेंजेस हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष और प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता माधव भंडारी जी से। स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑन में। तो सर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि अभी ये जो करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप है स्टेट का, ये 2019 से इसमें क्या फ़र्क दिखता है आपको? यहाँ पे अभी इस वक्त 6 पार्टियां हैं, मतलब अगर मुख्य पार्टियों की बात की जाए, और 2019 में अलग था, और ये 6 में भी आपस में दिक्कतें दिख रही हैं। जो भले सीट शेयरिंग हो, अभी ठीक है महाविकास आघाड़ी का हो गया, बट आपको क्या लगता है कि कितना चेंज हुआ ये पॉलिटिकल लैंडस्केप? बहुत बड़ा बदलाव है ऐसा मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि 2019 में शिवसेना हमारे साथ थी, आज भी शिवसेना हमारे साथ है। शिवसेना का एक धड़ा अलग होकर कांग्रेस के साथ चला गया है और शरद पवार साहब के गुट का एक धड़ा अलग होकर हमारे साथ आए हैं। इतना ही बदलाव है। बट ये जो इनफाइटिंग है सर, ये दोनों मतलब विद इन द पार्टीज भी, मतलब जैसे महायुति का अलायंस है या महाविकास आघाड़ी का, तो ठीक है अभी जनता के सामने बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, बट एक जो इनफाइटिंग होती है और एक बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल बिटरनेस सी हो चुकी है स्टेट में, मतलब उसको लेके आप क्या सोचते हैं? मतलब नहीं, जो कुछ पॉलिटिकल बिटरनेस की बात आप कर रहे हैं वो केवल महाराष्ट्र में बढ़ चुकी है, ऐसा बात नहीं है। तो राहुल गांधी और उनके सारे लेफ्ट लीनिंग एडवाइजर्स जो है, उन लोगों ने 2009 से लेकर जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है, जिस तरह का बर्ताव किया है, उसके कारण ये बिटरनेस पूरे देश में बढ़ गया है, जो पहले कभी नहीं था। और ये उसकी वजह है, ये कोई केवल महाराष्ट्र में बढ़ा है ऐसी कोई बात नहीं है। ओके सर, 2019 में जब भाजपा और जो शिवसेना, मतलब अनडिवाइडेड शिवसेना, जब वो इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी मतलब वही जीत के आए थे, उन्हीं की एक तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए थी उस वक्त। बाद में उद्धव ठाकरे भाजपा को डिच करके अलग भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के प्रति एक बहुत लोगों में एक बहुत सिंपैथी थी कि भाई इनके साथ गलत हुआ, मतलब बहुत अक्रॉस द मतलब स्टेट। लेकिन अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में ये चीज़ बिल्कुल गायब हो गई। जो सिंपैथी थी वो कहीं नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने कि वो जो, जबकि उन्हीं के साथ धोखा हुआ और एक नया अलग गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि जो सिंपैथी नहीं रही? अब नहीं, जनता के मन में हमारे प्रति जो कुछ सिंपैथी और लगाव था वो बरकरार है। 2024 के लोकसभा चुनावों के कारण आप ये शायद कहना चाहते होगी कि वो सिंपैथी और लगाव हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितने वोट्स हमने 2019 में पाए थे लोकसभा में या विधानसभा में, उससे ज्यादा वोट हमको 2024 में मिले हैं। लेकिन 2024 में महाराष्ट्र में एक ही बदलाव आया, वो जो चुनावी अरिथमेटिक होता है, अंकगणित होता है, वो थोड़ा सा पलट गया और उसकी वजह से कुछ सीटों में परिवर्तन आया। जो सीटें हम हारे हैं वो बहुत कम अंतर से हारे हैं, और एक 10-20 हजार वोट इधर के उधर हो जाते थे, वो हम जीतते थे, ऐसी हालत थी। तो जनता के मन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है और जनता हमारे खिलाफ हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं। बट सर, जैसे आप अभी बात आप बोल रहे हैं कि जनता नहीं खिलाफ हुई है, लेकिन अगर हम लोकसभा का ही रिजल्ट देख लें तो बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 9 सीट आई हैं उनकी, जबकि आई थिंक मेरे ख्याल से 2019 में 24 सीट तो ऐसी उन्होंने अकेले ही निकाल ली थी। 2024 में भी शिवसेना हमारे साथ थी लोकसभा में, और शिवसेना से मतलब आई मीन जो शिंदे जिसको लीड कर रहे हैं। हाँ जी,
लेकिन जो कुछ मैंने जैसे कहा कि जो कुछ बदलाव इसमें आया, परिणामों में जो बदलाव आया, वो परिणामों में जो बदलाव आया है वो चुनावी अंकगणित की वजह से आया, इलेक्टोरल अरिथमेटिक की वजह से। जैसे कि क्या मतलब, क्या आपको लगता है? जैसे मैं आपको एक धुलिया की सीट की बताता हूँ कि धुलिया की सीट में 6 विधानसभा सेगमेंट जो है, 6 में से 5 सेगमेंट्स में हम करीबन 1.5 लाख वोटों से आगे थे जी। लेकिन एक सेगमेंट में हम 1.25 लाख से पीछे रह गए, केवल एक सेगमेंट में, और वो सीट हम कुछ 20-25 हजार से हार गए। ऐसा ही और भी कई जगह पे हुआ है। तो ये अरिथमेटिक था, ये कोई जनता के भावनाओं में बदलाव था इसलिए हम हारे, ऐसी कोई बात नहीं। बट सर, जैसे आप ये सेगमेंट की बात कर रहे हैं, आप मेरे ख्याल से वो जो देवेंद्र फडणवीस जी ने भी आई थिंक लास्ट मंथ बोला था वोट जिहाद की, वो जो बात उन्होंने छेड़ दी थी, बोले था वोट जिहाद है। लेकिन ये अगर डेटा को भी अगर आप चेक करें तो आई थिंक 32 सीट ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन के वोट्स काफी तगड़े हैं महाराष्ट्र में, और मतलब और उसमें से 20 विधानसभा में, और 20 सीट्स में जो अगर हम पुराना ये हिसाब निकालें, जिसमें से 20 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे उनका ग्राफ बड़ा है, बीजेपी को मतलब वोट्स मिले हैं मुस्लिम्स के, ऐसी बात नहीं है। मैं केवल वोट जिहाद की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मानते हैं वोट जिहाद नाम की चीज है? कुछ मात्रा में है, और वो आज है ऐसी बात नहीं है, वो 1947 से पहले से है। और जो जिस तरीके से 1947 के पहले भारत का विभाजन करने के लिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था, वो सारे तौर तरीके आज भी बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो वो तो है, लेकिन केवल वही है ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा भी कुछ वोटों का ध्रुवीकरण या एक दूसरे के साथ मिल जाना, और अपने चुनावी पद्धति में 5-10 हजार वोट इधर से उधर गए या 5-10 हजार वोटों का गणित बदल गया तो परिणाम बदल जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि 2024 के लोकसभा के जो चुनावों के परिणाम महाराष्ट्र में आए, वो चुनावी अरिथमेटिक की वजह से आए थे, वो राजनीतिक बदलाव नहीं था। मैं वापिस इस पर आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला कि चुनावी अरिथमेटिक, 28 सीटों पे बीजेपी लड़ी, ठीक है। शिवसेना जो जिसको लीड अभी आपने एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं, वो 13 सीटों पे ये रही। उसके बाद जो 4 सीटें हैं एनसीपी ने फाइट की, तो मैक्सिमम सीट्स तो बीजेपी ने ही फाइट की। फिर भी वही मैंने कहा ना कि एक एक चुनावी क्षेत्र में किसी न किसी गुट का जो वोट्स थे, अच्छा, वो थोड़े से इधर उधर शिफ्ट हो गए जी, या उनका समीकरण बदल गया, उसकी वजह से वो नतीजे आए हैं। आप जब विधानसभा के नतीजे देखोगे तो वो बिल्कुल इसके विपरीत होंगे। सर ये जो मतलब मराठा रिजर्वेशन का इशू है, और उसमें जो ये जो मनोज जरांगी पाटिल हैं जो उसको लीड कर रहे हैं, वो सेलेक्टिवली आपने देखा होगा कि मैंने क्या, सभी ने मतलब जो देखते हैं वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हैं। तो उनके इस जो जिस तरीके से वो टारगेट कर रहे हैं, उससे क्या देवेंद्र फडणवीस की विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी, क्या उनकी इमेज और उनके कद पर फर्क पड़ रहा है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मराठा आरक्षण का जहां तक सवाल है, तो मराठा आरक्षण का इतिहास अगर कोई भी निष्पक्षता से देखेगा तो केवल एक ही मुख्यमंत्री ऐसा था कि जिसने मराठा आरक्षण प्रामाणिकता से दिया, और वो था देवेंद्र फडणवीस। बाकी सारे के सारे कांग्रेस से लेकर जितने भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आए, शरद पवार साहब को लेकर भी जी, उनमें से किसी ने भी मराठा आरक्षण के बारे में कोई सच्चा कदम नहीं उठाया। और मैं भी समझ नहीं सकता हूं कि जो मनोज जरांगे जैसे लोग हैं, वो लोग भाजपा की सरकार जब नहीं होती है तब मराठा आरक्षण भूल क्यों जाते हैं। तो ये इन जो लोग इस विषय में इतना
शोर शराबा मचाते हैं, हल्ला गुल्ला मचाते हैं, वो भी प्रामाणिकता से आरक्षण चाहते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। सर एक चीज जैसे अभी मतलब जो बीजेपी का एक अगर कोर हम वोटर्स पकड़े जैसे मराठवाड़ा के, तो ओबीसी वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट करते हैं। तो क्या ये जो मराठा और ओबीसी का ये जो इश्यू हुआ है, तो क्या बीजेपी कैश 22 सिचुएशन में नहीं फंस गई है, स्पेशली देवेंद्र फडणवीस? नहीं, मुझे ऐसे कोई लगता नहीं है। इसमें कोई कैश 22 जैसी सिचुएशन नहीं है। हमारी नीति सभी मुद्दों को लेकर स्पष्ट है। हमने ये कहा है कि मराठा आरक्षण देना यह हमारी कमिटमेंट है। जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब हमने दिया था। हमने जो फैसला लिया वो सर्वोच्च न्यायालय तक बरकरार रहा। हमने ये भी स्पष्ट किया है कि कोई भी आरक्षण ओबीसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं दिया जाएगा। जो ओबीसी का तबका है, ओबीसी का मुद्दा है, वो बरकरार रहेगा। उसके बाहर जाकर जो कुछ करना है वो करेंगे। तो इसमें कोई ये सिचुएशन कैश 22 वाली सिचुएशन नहीं है। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। बट सर ये नहीं लगता कि मतलब हमें ठीक है, आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स तो बोलते हैं कि भाई अगर देवेंद्र फडणवीस जी को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बना दें तो शायद इससे हमारा ही फायदा हो जाएगा। एक तो ये, और दूसरा ये कि ऐसा आपको क्या ये क्यों मतलब इस बारे में जानना चाहता हूँ कि जनांगे पार्टी सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को क्यों टारगेट कर रही है? वो सवाल तो उनको पूछना चाहिए, मुझे पूछ के क्या फायदा है? आपको क्या लगता है? मेरा सवाल इसके पीछे कोई है? मुझे कोई लगने का मुद्दा नहीं है। सीधा साधा सवाल यह है कि जिसने आरक्षण दिया उसी को आरक्षण मांगने वाले गालियां देते हैं, और जिन्होंने किसी ने भी आरक्षण नहीं दिया उनके कंधे पर बैठते हैं। तो ये सवाल जाके उनको पूछो, हमें पूछने से कोई मतलब नहीं। सर ये रही बात, जैसे हम बीजेपी एक अक्सर ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेके हमेशा बोलती है कि भाई ये परिवारवाद की राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई भी हो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। लेकिन अभी जो हमारी जो फर्स्ट लिस्ट निकली थी बीजेपी की, तो करीबन मेरे ख्याल से 1 दर्जन लोग जो ऐसे हैं जो कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स का ही डायनेस्टी हैं वो। तो इसके बारे में क्या इस तरीके से आपकी पार्टी एक तरफ डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ बात करती है और दूसरी तरफ आपकी पार्टी उसी चीज़ को फॉलो करती है, तो क्या आपकी पार्टी को अधिकार है इस चीज़ की डायनेस्टी पॉलिटिक्स के बारे में बोलने का? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जिन्होंने देश में लाया, जिन्होंने उसको बढ़ावा दिया, जिन्होंने देश को और एक एक स्टेट को अपने डायनेस्टी की मालकियत समझी, ऐसा लोग ये सवाल हमें पूछते हैं, इसका मुझे बहुत अचरज लगता है। एक तो ऐसा है कि महाराष्ट्र में या देश में भाजपा ने, पार्टी हो या देश हो, किसी भी डायनेस्टिक की प्रॉपर्टी नहीं माना है और नहीं बनाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, हमारे महाराष्ट्र के पार्टी के अध्यक्ष, इनमें से कौन डायनेस्टी से आया? इनमें से किसने ऐसा समझा है कि ये मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है और ये आज मेरे परदादा मेरे पार्टी के अध्यक्ष थे, मेरे दादा पार्टी के अध्यक्ष थे, मेरी दादी पार्टी के अध्यक्ष थी, मेरे पिताजी पार्टी के अध्यक्ष थे, मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे, मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर थी, मेरा परदादा प्राइम मिनिस्टर थे, और इसकी वजह से मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का मेरा अधिकार है, मेरा हक है। ऐसा कहने वाला कोई है इस पार्टी में? सर एक जैसे भी मैं आपको आपने बात छिड़ी है, तो जो आप बोल रहे हैं ठीक है कि भाई ये जो परिवारवाद है इसके आप खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी भी तो यही बोल रही है। अब जैसे अब मैं इसी इलेक्शन का बता देता हूँ, अब ये श्रीजया चौहान है, अशोक चौहान की बेटी है, उनको टिकट दे दिया। संतोष दानवे, राव साहब दानवे के बेटे, उनको टिकट दिया। संतोष दानवे तीसरी बार चुनाव लड़ रहा है। अमोल जावले, हरिभाऊ जावले के बेटे, उनको टिकट दिया। वो उसको भी 2 टाइम बीच में निकल गए। रही बात जावले जब ये थे विधायक थे या सांसद थे, उसके बाद 10 साल बीत गए, हरिभाऊ नहीं है। आज अमोल को अगर कुछ वहां मौका मिला होगा तो वो उसके मेहनत पे मिला है, हरिभाऊ की वजह से नहीं मिला है।
और ये जो जैसे फॉर एग्जांपल वसुंधरा राजे सिंधिया को आप देख लीजिए या ज्योतिरादित्य सिंधिया को वसुंधरा महाराष्ट्र की बात वसुंधरा राजे आज वसुंधरा राजे पार्टी में कौन से पद पर है? पद पर मुख्यमंत्री तो नहीं है फिलहाल, बट रही ना सर, उनके बेटे को भी तो टिकट आगे देते थे वो। आज कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मतलब राजमाता सिंधिया आप देख लीजिए। उसके बाद ठीक है बीजेपी में वो उनके बेटे कांग्रेस में थे। ये सब ठीक है, मेरा सवाल आप जानबूझकर टाल रहे हैं। जी वो आप पूछिए मैं टाल नहीं सकता क्योंकि मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे पाओगे, नहीं चाहोगे। बोलिए सर बिल्कुल। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, हाँ, वो एक एक चुनावी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टी चला रहे हैं? पार्टी नहीं चला रहे हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, भाजपा भी कद्दावर नेता थी, आज भी है, लेकिन उनको पद क्या देना है, कैसे देना है, नहीं देना है या कौन सा देना है, इसका फैसला पार्टी करती है। डायनास्टिक पॉलिटिक्स में पार्टी क्या करेगी उसका फैसला वो व्यक्ति करती है। आप कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, लालू की पार्टी तक, या महाराष्ट्र में शरद पवार साहब की पार्टी हो या उद्धव ठाकरे पार्टी हो, उसके फैसले कौन करता है? एक व्यक्ति करती है ना। एक व्यक्ति कौन? कोई जो पार्टी को पार्टी हाँ, का मुखिया जो होगा जी, वो फैसला करती है। तो सर ऐसे तो बीजेपी में आप गोपीनाथ मुंडे जी को देख लीजिए, उनकी बाद में बेटियां आई, अपना प्रीतम मुंडे, उनको टिकट मिला, पंकजा मुंडे उनको मिला। वही कहा मैंने कि आप अपने स्टाइल से, अपने तरीके से, जो आपकी आदत है, आपके स्कूल की आदत है, मेरा सवाल उसको बगल दे रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको आप बगल देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पार्टी किसी एक व्यक्ति के मर्जी से नहीं चलती। यहाँ पार्टी जो चलती है वो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलती है, और ये जो सामूहिक नेतृत्व है वो डायनास्टी से नहीं आता है। दैट इज इट इज वेरी सिंपल एंड इज दैट सिंपल। लेकिन जिनकी मानसिकता लोकतंत्र तंत्र की होगी वही ये सिंपल सिस्टम जो है समझ पाएंगे। जिनकी मानसिकता जी सर लोकतंत्र की नहीं है, फैसिस्ट है, वो ये सिंपल सिस्टम नहीं समझ पाएंगे। आप ये सिस्टम अगर समझ नहीं पाते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम है। ठीक है सर ठीक है सर, ठीक है। मैं वापस से एक मतलब अभी हमारे स्टेट में 2019 तक या उसके पहले भी अलायंसेस थे, इलेक्शन होते थे, चलता था। अभी पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो एक मतलब इतना वो मतलब अगर आप देखें तो स्टेट का हाल हरदम राजनीति पे रहता है कि भाई अब कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ सरकार बना रहा है, अब किसकी सरकार गिर ना जाए, कौन कहीं और ना चले जाए। तो ये इससे आपको नहीं लगता कि एक बहुत पॉलिटिकल एक मतलब बोलते ना अनस्टेबल सा एक माहौल हो चुका है प्रदेश का? एक तो देखिए महाराष्ट्र में ये जो स्थिति बन चुकी है ये बहुत ही प्रवाही स्थिति है, फ्लूइड सिचुएशन है, और उसकी वजह से आप जैसा कह रहे हैं वैसे अस्थिरता है, जरूर है। लेकिन मेरी दृष्टि से ये एक परिवर्तन का समय है। महाराष्ट्र की जो राजनीतिक सेटिंग पिछले 4-5 दशकों से थी और जो एक स्टैग्नेंट थी, वो स्टैग्नेंसी तोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। और वो स्टैग्नेंसी तोड़ने की कोशिश जब हम करते हैं, कोई भी करता है, केवल हम करते हैं ऐसे, कोई भी स्टैग्नेंसी तोड़ने की जब कोशिश करते हैं तो वो सिचुएशन फ्लूइड हो जाती है और वो सेटल होने में कुछ ना कुछ समय लेती है। तो आज का जो माहौल दिखाई दे रहा है, अस्थिरता का माहौल दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले शायद इसी चुनाव में ये बदल जाए। ओके सर, अभी जैसे जो मनोज जरांगे पाटिल हैं वो बोल रहे हैं कि भाई चुनाव लड़ेंगे और या कुछ कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, कुछ वो ये भी बोलते हैं कि भाई किसको गिराएंगे वो डिसाइड करेंगे उस सब चीज़ों पे, और ले दे के वो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वो देवेंद्र फडणवीस का। तो इससे क्या चुनाव में अभी जो अपना विधानसभा चुनाव है
उसमें बीजेपी को किस कदर नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो ऐसी है कि ये जो कुछ बातें कर रहे हैं उनका प्रभाव क्षेत्र मर्यादित है। यानी कि मराठवाड़ा, पूरा मराठवाड़ा भी नहीं, पूरे महाराष्ट्र में तो उनका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसकी वजह से जिस मर्यादित क्षेत्र में वो कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, वहां की रणनीति हम दूसरे तरीके से तय करेंगे, बाकी जगह की रणनीति हम तय करेंगे और हमें नुकसान ना पहुंचे इसकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हम जरूर करेंगे। हाँ, क्योंकि आपकी जो 16 आई थिंक मराठवाड़ा में जो 16 कैंडिडेट, 13 तो आई थिंक मराठाज ही हैं, आई मीन बीजेपी फर्स्ट लिस्ट में। हाँ, लेकिन जो है वो पहले से है, ऐसे केवल आज उनको इनकी वजह से मराठा कैंडिडेट दिए ऐसी बात थोड़ी है जी, वो पहले भी चुन के आए। सर बीजेपी ने हरियाणा में पूरी अपनी रणनीति बदली, उसके बाद आई थिंक उनने पूरा मतलब जितने भी पहले उनके जो बोलते हैं ना जो सिटिंग एमएलए थे उनको चेंज किया, लेकिन महाराष्ट्र में वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। हर राज्य में वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति होगी और वहाँ की जो जरूरतें होगी उसके हिसाब से रणनीति तय की जाती है। तो हरियाणा की स्थिति हरियाणा की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति राजस्थान की थी, मध्य प्रदेश की स्थिति मध्य प्रदेश की थी, छत्तीसगढ़ की स्थिति छत्तीसगढ़ की थी, महाराष्ट्र की स्थिति महाराष्ट्र की। लेकिन सर लोकसभा में तो काफी नए लोगों को टिकट्स भी दिए गए थे, तो उसका ही फर्क पड़ा, वो भी एक रीजन है। उसमें नए भी थे पुराने भी थे। सर तो ये जो लाड़की बहन योजना जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की, तो ये तो चुनाव के पहले ही इसको मतलब क्यों लॉन्च किया गया, और क्या आपको लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश में भी जो पिछले साल चुनाव हुए थे उसके पहले लॉन्च हुआ था और वो मध्य प्रदेश के पूरे समीकरण बदल गए थे उसके बाद से, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या ये योजना मध्य प्रदेश की तरह कारगर साबित होगी? मध्य प्रदेश में ये योजना बहुत सालों से चल रही थी। शिवराज जी जब पहली बार चीफ नहीं सर, वो तो लाडली लक्ष्मी थी, नहीं उसको ही उन्होंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। नहीं सर, लाडली लक्ष्मी में तो पूरा वो मतलब एक बच्चियों के लिए और वो औरतों के लिए वो अलग से था। ये लाडली जो बहन, लाडली बहना वहां पे मध्य प्रदेश में, और ये लाड़की बहन अपने महाराष्ट्र में, तो ये तो इसमें तो ये बिल्कुल नई योजना आई है। और जो इसका फैक्टर मेन था कि भाई मध्य प्रदेश में जब ये आई इलेक्शन के पहले वहां पे भी आई, और रिजल्ट मतलब उस वक्त ये माहौल था कि भाई कांग्रेस जीतने वाली है और भाजपा हारेगी, लेकिन आई थिंक मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रिकॉर्ड बना दिया, इतनी सीट्स निकाल के आ गए उस चुनाव में। अब महाराष्ट्र में भी एक जनरल माहौल है कि ऐसा बोलना कि एमवीए का पल्ला भारी है और महायुति शायद नहीं होगी, क्योंकि जो लोकसभा का रिजल्ट है उसके बेसिस पे भी। तो अब ये योजना आई है, और आपको क्या लगता है क्या इसका रीजन है इसको एक तो इस वक्त चुनाव के पहले लाने का, और दूसरा क्या ये कारगर साबित होगी मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में? योजना तो कारगर साबित होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, कोई संदेह हमारे मन में नहीं है। और ऐसा है कि हम जब सत्ता में आए तो हमको केवल सिर्फ 2 साल मिले, तो 2 सालों में जो कुछ मुद्दे सामने आए थे उनमें से जो योजनाएं बनानी चाहिए थी उसकी तैयारी करते करते ये योजना सामने आई, हमने शुरू कर दी। और वो कहने के लिए अगर चुनाव के पहले आई तो क्या है तो इसका आ सकती है, बट क्या इसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है? ऐसा थोड़ी है, वो तो कांग्रेस के तौर तरीके है। जब सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे तो उस चुनाव के पहले उन्होंने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र के किसानों की बिजली का बिल जो है वो पूरा माफ कर देंगे और 0 रुपीज का बिल सबको भेजेंगे। उन्होंने भेजे भी। चुनाव खत्म हुए, कांग्रेस को बहुमत मिला, सुशील कुमार शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, और तुरंत दूसरे महीने में सभी किसानों को जो पिछली बाकी थी उसी को लेकर साथ बढ़ा हुआ बिल चला गया। जब लोग पूछने लगे तो शिंदे साहब ने जवाब दिया था वो तो चुनावी मामला था, हमने चुनाव में दिया था, चुनाव खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया। ये भाजपा की ये नीति नहीं है। भाजपा ने एक बार जो योजना दी है, एक बार जो नागरिकों को दिया है, देने का ऐलान किया है, वो चुनाव जीतने के बाद
निकाल लेंगे, ये भाजपा की मानसिकता नीति नहीं है और आज तक ये कभी नहीं हुआ। ठीक सर। सर एक ऐसा लीडर मेरे को आप बताइए कि जो एक्चुअली आपको मतलब बीजेपी को और उसके अलायंसेस को एक्चुअल में लगता है कि यार ये बंदा हमारा चैलेंजर है, मतलब ये एक ऐसा नेता है जिससे वाकई हमें मतलब चैलेंज मिलता है हमेशा। महाराष्ट्र में पूछा ऐसा नेता मुझे तो कोई एक शरद पवार साहब छोड़ दिए तो कोई लगता नहीं, उनके अलावा कोई नहीं। शरद पवार साहब का जो कुछ चैलेंज है, आह्वान है, वो भी मर्यादित है, लेकिन विरोधकों के पास पवार साहब की हैसियत का कोई नेता नहीं, ये पक्का है। ओके सर। और जो आपने लिमिटेशन बोला, उसका लिमिटेशन मतलब क्या रीजन है? देखिए, पवार साहब जब उनकी लोकप्रियता के चरम सीमा पर थे और सभी दृष्टि से बहुत ही ऊंचाई पर थे, उस वक्त भी महाराष्ट्र में उन्होंने 75 से ज्यादा सीटें नहीं जीती थी। और क्या कहना चाहिए। ठीक है सर। तो जब ये अभी अपना जो लोकसभा हुआ था तो सर एक सिंपैथी वेव थी कि मतलब ये वेव थी जो एक जनरल, आप उसको जो भी बोल रहे, मतलब एक माहौल था कि ये चल रहा था कि भाई शिवसेना और एनसीपी जो शरद चंद्र पवार उनकी पार्टी है, उनकी उसके प्रति वेव है, और शिवसेना यूबीटी के प्रति ये बोला जाता है कि भाई इन पार्टियों को तोड़ दिया गया है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि वो सिंपैथी वेव इस असेंबली इलेक्शन में रहेगी? पहली बात तो ये है कि ये सिंपैथी वेव की जो बात है, इट इज ए मीडिया क्रिएशन। पिछले चुनावों में भी 2019 के पवार साहब ने सातारा में बारिश में खड़े रहते हुए भाषण किया था और फिर मीडिया ने उसका एक बहुत ही माहौल बना दिया कि पवार साहब ने इस उम्र में बारिश में भीगते हुए भाषण किए, इसकी वजह से महाराष्ट्र का पूरा माहौल बदल गया। माहौल बदला नहीं था, हमने 161 सीटें जीती थी। और अगर पवार साहब बारिश में भीगने की वजह से सिंपैथी वेव आई थी, तो जहां से भाषण किया था सातारा, वो सीट को एनसीपी हार गई। उसके बगल में जहां से एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष ने सीट लड़ाई थी, वो भी सीट हार गए। तो ये कहां थी सिंपैथी वेव? मैं सर ये इसकी बात कर रहा हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव की, जब ये सिंपैथी वेव इन द सेंस की जब दोनों पार्टियां बढ़ गई, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए। ऐसा है कि जो पार्टियां बढ़ गई वो उनकी समस्या थी। जिन लोगों ने जिंदगी भर जिन नेताओं के लिए काम किया था, जिन नेताओं की कुर्सियां उठाई थी, जूते भी उठाए थे, उन नेताओं को छोड़कर इतने सारे लोगों को निकल जाने की इच्छा हुई। ये समस्या उनकी थी, हमारा क्या था उसमें? उस समस्या का समाधान, उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने अपने पास ढूंढना चाहिए था। हमारे सर पे ठिकरा फोड़ने का कोई कारण नहीं है, आज भी नहीं है कि क्यों बटी पार्टियां। हाँ, क्यों बटी पार्टियां? अपने साथी आपको छोड़कर क्यों चले गए? या आप सोचो, आप उसकी वजह ढूंढो। तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टियां टूटी इसकी वजह से कोई सिंपैथी वेव निर्माण हुई वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया का माहौल है ये। मीडिया ने क्रिएट किया है। ठीक है सर। ये हमारे स्टेट में जो है कि फार्मर सुसाइड का मुद्दा एक बहुत गहन वो है, और सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन वो मुद्दा जो है एक तरीके से वो एक फिक्स प्रॉब्लम टाइप का हो गया है। तो भाजपा उस चीज को किस तरीके से, मतलब अगर आती भी है या थी भी पहले भी, तब भी वो चलते ही आ रहा है वो इशू, उसका निराकरण आपको क्यों नहीं दिखता है कि मतलब कोई भी पार्टी, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी? देखिए, इस विषय की चर्चा दूसरे तरीके से होनी चाहिए, राजनीति की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। उसमें जो मुद्दे जुड़े हैं उसकी बिल्कुल प्रामाणिकता से चर्चा होनी चाहिए। वास्तविकता क्या है इसकी चर्चा होनी चाहिए, और उसका समाधान उसके अलावा नहीं निकल सकता।
जी, ओके। मतलब पॉलिटिकल स्पेस को मतलब नहीं उसको कर सकते कि ओके सर। सर ये जो अभी जैसे उत्तर महाराष्ट्र का जो इलाका है, यहाँ पे लगभग आई थिंक 35 असेंबली सीट्स हैं और 6 लोकसभा सीट हैं। मैं फार्मर डिस्ट्रेस की बात हुई इसलिए इस सवाल की मैंने किया। तो जो ये अनियन किसान, जो कांदा किसान, जो उसकी का जो इशू चल रहा था, एक्सपोर्ट पे बैन लग गया था, फिर मई में बैन हटा दिया। लेकिन जो अभी इस बार लोकसभा में सिर्फ एक सीट आई है बीजेपी की, 6 में से एक, जबकि 2019 में बीजेपी की 5 सीट्स आई थी वहां। तो ये इतना बड़ा फेरबदल, और क्या आपको लगता है कि इसका असर अभी ये जो डिस्ट्रेस है अनियन फार्मर्स में स्पेशली, उसका असर अभी असेंबली इलेक्शन में पड़ेगा? और दूसरी चीज एक की जैसे मुस्लिम कंसोलिडेशन की जब बात आप लोग करते भी हैं, बीजेपी भी ने भी किया, अगर मुस्लिम वोटर्स और मराठा वोटर्स एक हो जाते हैं उस बेल्ट में, तो क्या लगता है आपको बीजेपी की स्थिति क्या कहाँ पहुंचेगी? देखिए, ये सारे मुद्दे जो है, वो जो बात मैंने पहले कही थी चुनावी अंकगणित की, वो तो बदलता रहता है। पिछले बार ऐसा होता है, इस बार इसलिए इस बार ऐसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं रहती। जो प्याज की पैदावार करने वाले किसानों के मुद्दे हैं, उसका क्षेत्र मर्यादित है। प्याज की पैदावार केवल उत्तर महाराष्ट्र में नहीं होती, महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी होती है, यानी सातारा में सबसे ज्यादा उत्तर महाराष्ट्र में। बस सबसे ज्यादा ये भी सही नहीं है, कुछ मात्रा में है ज्यादा, लेकिन बाकी जगह जो होती है, नगर जिले में होती है, पुणे जिले में होती है, सातारा जिले में होती है, मराठवाड़ा के कई क्षेत्रों में होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्याज ये केवल वहीं पैदावार है और बाकी कहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्याज की कीमतों को लेकर जो कुछ हल्ला गुल्ला होता है, जो कुछ होता है, वो लेकिन एक ही क्षेत्र में केंद्रित है, और उसकी वजह जो है वो खेती से ना जुड़ी हुई है, वो ज्यादातर राजनीति से जुड़ी हुई है, और उसका समाधान जो ढूंढना है उसके तरीके अलग रहते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलना सर आप? मतलब नहीं, मैं इसमें ज्यादा विस्तार से आज बोलना नहीं चाहता हूँ। मैंने इसके बारे में कई बार बोला है, मैंने इसके बारे में कई बार लिखा है, तो आज से ज्यादा उस पर नासिक का बोल रहे हैं? नहीं, आज उस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता है। ठीक है सर। अभी 2019 में भाजपा सेना एक साथ थे, बहुत बढ़िया। आज भी एक साथ है। हाँ ठीक, आज भी एक साथ है, लेकिन वो जो अनडिवाइडेड सेना की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जब एक साथ थे और बहुत सीट्स भी बिल्कुल उनकी बहुत तगड़ी आई थी, लेकिन रिजल्ट के बाद पूरा समीकरण बदल गया, खेल बदल गया, कौन कहाँ चले गया किसी को समझ में नहीं आया। क्या आपको लगता है कि अभी जो रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, इसके बाद भी यही मतलब तमाशा देखने मिलेगा प्रदेश में? कोई वजह नहीं है। देखिए, 2019 में और उसके पहले भी 30-35 सालों से शिवसेना हमारे साथ जो थी, वो कुछ मुद्दों के आधार पर थी, और उसमें से सबसे अहम मुद्दा था वो हिंदुत्व का था। उसके आधार पर 2019 में जैसे हम कई चुनावों में जनता के पास जाकर वोट मांगते आए, उसी तरह से 2019 में भी हमने मांगे थे। जनता ने हमको आदेश दिया था जी, जनता ने हमको समर्थन दिया था। लेकिन कुछ लोगों के मन में वैयक्तिक महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के कारण, उनकी दृष्टि से वैयक्तिक महत्वाकांक्षा और स्वार्थ, ये दोनों मुद्दे हिंदुत्व से ज्यादा बड़े निकले, और इसलिए उन लोगों ने जनादेश का विश्वासघात किया। उन्होंने केवल भाजपा का विश्वासघात नहीं किया, उन्होंने विश्वासघात किया था जनता का, क्योंकि लोगों ने आपको वोट दिए थे, लोगों ने आपको वोट मुद्दों के आधार पर दिए थे, लोगों ने आपको वोट युति के नाम पर दिए थे। तो जिम्मेदारी ये थी कि जो जनादेश मिला है उसको हमने आगे लेकर जाना चाहिए।
लेकिन हमसे रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के साथ जाना, ये जनादेश का विश्वासघात था। और वो करते वक्त हिंदुत्व का भी विश्वासघात किया गया, हिंदुत्व से भी नाता तोड़ दिया। लेकिन जो शिवसेना का शिवसैनिक है, सामान्य शिवसैनिक है, जो सालों से 40-50 सालों से हिंदुत्व के आधार पर ही पलता बढ़ता आया है, बड़ा हुआ है, उसको ये बात हजम नहीं हुई, वो उससे एडजस्ट नहीं कर पाए। इसलिए वो सारे लोग फिर अपने मुद्दे पे आ गए, हमसे जुड़ गए। जिनको हिंदुत्व मंजूर नहीं था, जिनको हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं था, वो निकल गए। तो अब ये समस्या नहीं आएगी। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो है स्टेट चलेगा। नहीं, अब जनादेश का विश्वासघात कोई नहीं करेगा। ठीक है सर, एक बात मेरे को बताइए कि अगर भाजपा, जो उस वक्त सिंपैथी थी 2019 से, जब शिवसेना बीजेपी को डिश करके चली गई थी, अगर बीजेपी जो उन्होंने एक तो अजीत पवार के साथ जाके, देवेंद्र फडणवीस ने उन्होंने जाके जो गवर्नमेंट बनाने की पहल की थी, बन नहीं पाई थी, जो भी है, उसके बाद 2-2.5 साल बाद उन्हें वापस से जो भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, शिवसेना स्प्लिट हुई, एनसीपी स्प्लिट हुई। अगर समझ लीजिए बीजेपी ये सब में नहीं पड़ती, तो क्या आप मानते हैं बीजेपी की स्थिति आज कुछ अलग होती है? जो अभी जो मतलब माहौल में, मतलब पॉलिटिकल माहौल में बोला जाता है कि यार बीजेपी के खिलाफ थोड़ा सा ये है माहौल है, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की स्थिति और बेटर होती है? राजनीति में ऐसे सवालों को कोई जगह नहीं है, जो आज है वो है, लेकिन अगर नहीं, हाइपोथेटिकल सवालों को कोई जगह ही नहीं है। लेकिन सर अगर ऐसा नहीं हो तो नहीं, मतलब आपको इसका सिचुएशन करने में कोई फायदा नहीं है। वो एकेडमिक चर्चा होगी, वो एकेडमिक चर्चा फुर्सत से करेंगे। ठीक है, ठीक है। सर, बीजेपी और उद्धव ठाकरे क्या वापस कभी एक हो सकते हैं कि नहीं, ये संभावना खत्म हो चुकी है? इस मुद्दे को लेकर कोई अटकलें बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा है कि ये, जैसे मैंने कहा, कई सवालों के बारे में कहा कि ये सवाल हमको पूछने में कोई मतलब नहीं है। हमने थोड़ी उद्धव ठाकरे जी को बाहर निकाला था, जनादेश को विश्वासघात करने के लिए हमने थोड़ी कहा था। हमने जनादेश का विश्वासघात किया है क्या? जिन्होंने किया उनको ये पूछना चाहिए। जी, इसी पे से दूसरा एक ये कि अपना संघ का जो अपना माउथपीस है, हिंदी पंजाब इंग्लिश में ऑर्गेनाइजर, तो उसमें ये बात उठी थी कि भाई अलायंस नहीं करना चाहिए था अजीत पवार उनके साथ बीजेपी को, इससे पार्टी को नुकसान हुआ। आप ऐसे किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि ये विचार करने का एक तरीका जो है, ये एक लाइन ऑफ थिंकिंग जो है जी, वो बिल्कुल 1950 से लेकर आज तक चल रही है। जब जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस वक्त भी जनसंघ के बाहर से जनसंघ को सलाह मशवरा देने वाले कई लोग थे कि आप किसी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश मत करो। जब जनता पार्टी बनी थी, जब जनसंघ उसमें शामिल हुआ था, जी सर, तब भी जनसंघ के बाहर के कई लोगों ने ये कहा था कि ये नहीं करना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तभी उनमें से ऐसे ही कई लोगों ने कहा था ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये ठीक है, ये विचार करने की पद्धति है, विचार करने का तरीका है, और हर एक, यहाँ तो हर एक को अपने अपने मत व्यक्त करना, अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। राइट सर। तो मेरा एक अगला सवाल ये है, ये बेसिकली हेट क्राइम और हेट स्पीच के मुद्दे पे, जो मतलब 2023 में एक वोट थी कि भाई 68 हेट स्पीचेस हुए अक्रॉस इंडिया, और जिसमें से कि 118 महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यहाँ पे हुए थे। और हम भी पिछले दिनों में देखेंगे कि मतलब बोलते ना, कभी किसी वो एक मुस्लिम बुजुर्ग थे, उनको ट्रेन में पीट दिया था, या इस तरीके के और भी इंसिडेंसेस हुए हेट स्पीचेस के बहुत सारे। कोल्हापुर में, नगर में बहुत सारी इस तरीके की वारदातें बढ़ रही हैं। तो क्या एक महाराष्ट्र जैसे स्टेट के लिए, जो कि प्रोग्रेसिवली मतलब क्रांतिकारियों का प्रदेश रहा है, ये स्टेट रहा है, इतिहास में, हिस्ट्री में भी आप जाएंगे, तो एक ऐसा स्टेट में प्रोग्रेसिव कल्चर है बहुत ज़्यादा, तो ये जो हेट क्राइम और हेट स्पीचेस, ये किस तरीके से स्टेट की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करेगा?
सर तन से जुदा इस भाषा को आप क्या नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत चीज है। नहीं, प्रेम की भाषा कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेम के दुकान की भाषा कहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। वो भी जो हेट स्पीच है वो हेट स्पीच है, भले वो हिंदू मुस्लिम को बोले या मुस्लिम हिंदू को बोले या कोई धर्म का किसी भी व्यक्ति। खून का दलाल प्रेम के दुकान की भाषा है? मौत का सौदागर क्या है? तो सिर्फ हम 2023 की बात क्यों करें? 2009 से क्यों नहीं देखे? जी जी। लेकिन सर ये और जो लोग हाँ, इस विषय में हाँ, बोलते हैं, कहते हैं, वो लोग सरतन से जुदा इस विषय पर क्या बोलते हैं? नहीं बोलते होंगे तो वो बात भी बहुत गलत है। क्यों नहीं बोलते? क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं? जब पहले दिन खून के दलाल का प्रयोग हुआ उस वक्त उसको क्यों सराहा गया? जब पहले मौत का सौदागर कहा गया तब उसको क्यों सराहा गया? पत्थर मारने की शुरुआत करना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब पत्थर का जवाब पत्थर से मिलता है तो बुरा लगने लगता है। सर मैं ये बात कर रहा हूँ हेट स्पीच की, ये आप जो बात कर रहे हैं ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति, पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं जिस हेट स्पीच की बात कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जी। सर तन से जुदा किसका प्रयोग है? शब्द प्रयोग है, गलत है, वो भी हेट स्पीच भी है, वो गलत है। और वो किसने शुरू किया? बट सर ये बात भी सही किया? है, जो भी ये गलत है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे स्टेट में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को केवल स्टेट को क्यों सिंगल आउट करते हो? सर हम महाराष्ट्र की राजनीति क्या पश्चिम बंगाल प्राकृतिक नहीं है? पश्चिम बंगाल में तो बहुत गलत चीजें हुई हैं, बहुत गलत चीजें हुई। पुरोगामी नहीं है। उल्टा मैं आपको कहूंगा, जहां जहां ये पुरोगामित्व है जी, वहीं पर हेट स्पीचेस ज्यादा है। कारण आप ढूंढिए, आपका ही इलाका है। लेकिन सर मैं ठीक है, मैं आपकी बात, आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, मैं मेरा मकसद ये है कि मैं ये सवाल मेरा ये है कि हेट स्पीच हो, हेट क्राइम हो, उससे कोई भी देश का फायदा नहीं होता। देखिए, मैं हेट स्पीच और हेट क्राइम्स इसका समर्थन कतई नहीं करता, नहीं करूंगा, लेकिन उसकी एक जरूरत है कि ये सभी ने मानना चाहिए। केवल मैं मानूंगा और आप नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होता है। राइट सर। जी सर, अब जैसे कि एक सवाल और, 2-3 सवाल और हैं बस आखिरी के। तो सर आपको लगता है कि ये अलायंस के चक्कर में, मतलब जो अलग अलग पार्टीज के साथ भाजपा ने अपने जो बिल्कुल कर्मठ जो अपना कैडर थे, अपने लीडर्स थे, जिन्होंने पूरा बीजेपी को खड़ा किया है बेसिकली, उनको कहीं वो निगलेक्ट करते जा रहे हैं, मतलब, या निगलेक्ट किया है? ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखिए, एक ऐसी बात है कि भारत जैसे विशाल देश में, और जहां विविधता ही उसकी नैसर्गिकता है, वहां अलायंस की राजनीति को कोई चारा नहीं। आने वाले 100 सालों में भी अलायंस को हम टाल नहीं पाएंगे। अगर हमने समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलना है, सभी लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करनी है। न्याय दिला पाएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम सच्चे दिल से कोशिश करनी है। तो अलायंस की राजनीति टाल नहीं सकते। अलायंस के अलावा समाज के जो छोटे मोटे गुट है, उनको सुरक्षा और संधि नहीं मिल सकती। उनको अपना आवाज उठाने के लिए जगह अलायंस के अलावा नहीं मिल सकती, और वो देना ये भारतीय राजनीति की आवश्यकता है। तो अलायंस की राजनीति तो भारत में रहने वाली, आगे भी रहेगी, और उसमें कोई बुराई नहीं है। और उसमें अगर जो बड़ा है उसको कुछ बातें छोड़नी पड़ती है, उसको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, करना पड़ता है। ठीक है सर। सर एक
जो आप मतलब आपने स्टार्टिंग से बहुत मतलब संगठन के लिए भी काम किया है, बहुत आपका पूरा मतलब बेस रहा है, आपने अटल जी के ज़माने में भी काम किया है। तो अटल जी अडवाणी जी की जो बीजेपी थी और जो अभी जो बीजेपी है, मतलब जो जिसको लीड करते हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, तो उसमें क्या आपको डिफरेंस दिखता है और कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगती है? देखिए, अटल जी अडवाणी जी जिस दिनों में पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, वहां की उन दिनों में जो देश की स्थिति थी, समाज की स्थिति थी, वही आज बरकरार है। वही बदली है, पीढ़ियां बदली है, सोच बदली है, जरूरतें बदली है, मुद्दे बदले हैं, सवाल बदले हैं, समस्याएं बदली है। तो वो तो बदलाव तो होता ही रहता है। और जो लीडरशिप है वो उस वक्त की लीडरशिप है, उस वक्त के वो सबसे बेहतर थे। आज के लिए, आज के जमाने में आज सबसे बेहतर। सर, आपको लगता है कि महाराष्ट्र के वापस से एक बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे कभी कि नहीं बनेंगे? ये तो पार्टी तय करेगी। ठीक है सर, अभी एक बस एक दो सवाल बचे हैं। ना मेरी है ना देवेंद्र जी की है। जी 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 जी। सर, मैं कुछ लीडर्स के नाम बोलूंगा, मेरे को अगर डिस्क्राइब कर सके तो कुछ शब्दों में। देवेंद्र फडणवीस, क्या सोचते हैं? एक बहुत ही विजनरी और जिसको आने वाले 20-25 सालों का ये है विजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज है, एबिलिटीज है और बहुत आगे जाने की क्षमता जिसमें है, ऐसा नेता है। शरद पवार? शरद पवार जहां आज पहुंचे हैं, शायद ये भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं बन पाए और उसकी वजह वही है। संजय राउत? नो कमेंट। एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे एक महाराष्ट्र की राजनीति का अलग चेहरा है कि जो बिल्कुल एक सामान्य कार्यकर्ता से उठकर, सामान्य शिवसैनिक से उठकर मुख्यमंत्री तक आया है और जिसकी जड़ें समाज में जनता से जुड़ी हुई है, लोगों से जुड़ी हुई है और जिसको महाराष्ट्र की समस्याओं का आकलन है। हम शिंदे साहब से बहुत अपेक्षाएं रख सकते हैं। उद्धव ठाकरे? नो कमेंट। राज ठाकरे? नो कमेंट। एंड अजीत पवार? मुझे डर है कि क्षमता होते हुए भी शायद अजीत पवार साहब सही रास्ता ढूंढने में सफल नहीं हुए तो महाराष्ट्र एक अच्छे नेता का जो लाभ मिलना चाहिए वो महाराष्ट्र को नहीं मिल पाए। सर, एक लास्ट सवाल मेरा, आपका इतना पॉलिटिक्स में आपका इतना ये पकड़ रही है और आप इतने बड़े पद पे भी हैं और तो आप पॉपुलर भी हैं, आपका सबसे मेमोरेबल पॉलिटिकल मूवमेंट क्या रहा है अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में? जिस दिन हमने महाराष्ट्र में पहली बार अपने बलबूते सरकार बनाई 2014 में, वो हमारी दृष्टि से सबसे मेमोरेबल क्षण है, सबसे संस्मरणीय क्षण है। क्योंकि जब हमने राजनीति में काम करना शुरू किया 1980 में, तब हमें से किसी को ऐसा संदेह भी नहीं था या हमको किसी को डर भी नहीं लगा था कि कभी जाकर हम सत्ता में आएंगे, लेकिन आगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।